हाय, यह क्वेश्चन जेई मेन 2025 में पूछा गया है और 29 जनवरी को पूछा गया था और सेकेंड शिफ्ट में, ठीक है। और ये डिटर्मिनेंट को चैप्टर से है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को पढ़ते और सोल्व करने का कोशिश करते हैं। ऑलरेडी 9 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं, ये 11th क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन 10th क्वेश्चन है, इसमें प्रॉब्लम नंबर 11 है सेकेंड शिफ्ट में मैथ्स का। लेट अल्फा बीटा वेयर अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा, ठीक है ना, विद द वैल्यूज ऑफ एम। अल्फा बीटा क्या है? वैल्यूज ऑफ एम है। इसका मतलब एम के दो वैल्यू होंगे, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा। फॉर विच द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू एम एंड द एक्स प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू एम स्क्वायर हैव इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन। ये बाद में आएंगे, इस पर बाद में आएंगे। पहले क्या है, अपने को जो अल्फ़ा बीटा दिया है, अल्फ़ा बीटा क्या है? दिया हुआ नहीं है, अल्फ़ा बीटा है। क्या है अल्फ़ा बीटा? एम के वैल्यूज है, एम का वैल्यू है, ठीक है। और एम का वैल्यूज कहाँ से आता है? ये जो दिया गया है, फॉर विच इक्वेशन, ये 3 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स प्लस 2y प्लस 4z इक्वल टू एम एंड एक्स प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू एम स्क्वायर है, हैव इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन, ठीक है ना। तो ये दिया हुआ ऑलरेडी अपने को। तो इसको क्या करना है, इस कंडीशन के यूज करेंगे तो एम के वैल्यू जाएंगे। एम के कितने वैल्यू जाएंगे? दो वैल्यू है, एक वैल्यू क्या होगा? अल्फा होगा, एक वैल्यू बीटा होगा। पहले इतने सारे स्टेटमेंट को यूज करके अब क्या करेंगे, अल्फा बीटा निकालने का कोशिश करेंगे। उसके बाद इस पर आते हैं, ठीक है। तो पहला काम ये जो इक्वेशन दिया है, ये क्या है? 3 इक्वेशन है या नहीं? 3 वेरिएबल है। तो पहले लिख लेते हैं इक्वेशन को, उसके बाद देखते हैं क्या है। एक्स प्लस 2y 4z इक्वल टू एम और एक्स प्लस 4y प्लस 10z इक्वल टू एम स्क्वायर। कोई परेशानी नहीं। और हमें पता है क्या है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में 3 वेरिएबल है। और जब इक्वेशन को सोल्व करेंगे, सिस्टम ऑफ इक्वेशन को, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आएगा? और पता होगा इस अपने पास क्या आएगा, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास आएगा एक्स वाई जेड का वैल्यू। तो एक्स वाई, इसमें क्या बोला है कि जो सोल्यूशन बनेगा एक्स वाई जेड का, वो इन्फाइनेटली मेनी बनेंगे। बहुत इन्फाइनाइट सोल्यूशन होगा, इन्फाइनेटली मेनी सोल्यूशन होने वाला एक्स वाई जेड का, इन्फाइनेटली मेनी वैल्यूज हो जाएंगे, ठीक है नहीं। तो इसके लिए कंडीशन होता है। तो अपने को पता है, अगर क्रेमर्स रूल पढ़े होंगे तो x1 a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z इक्वल टू d1 रहे, और a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z प्लस d2 रहे इक्वल टू d2 रहे, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z रहे इक्वल टू d3 रहे। अगर इस सिस्टम एप्लीकेशन में ऐसे भाई क्रेमर्स रूल्स में क्या बोलता है, इस सिस्टम एप्लीकेशन को इस तरह से लिखते हैं। इसमें से क्या होता है कि यूनिक सॉल्यूशन रखता है, यूनिक सॉल्यूशन के अलावा और क्या होता है? इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं, इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। उसके बाद क्या होता है? नो सॉल्यूशन होते हैं। पता है, नो सॉल्यूशन होते हैं। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो रहे। डेल्टा नॉट इक्वल टू जगह, ये डेल्टा क्या, मैं बताता हूँ डेल्टा क्या। डेल्टा नॉट इक्वल टू जीरो रहे तो इसमें क्या इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन क्या है? डेल्टा इक्वल टू जीरो, डेल्टा 1 इक्वल टू जीरो, डेल्टा 2 इक्वल टू जीरो, डेल्टा 3 इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। ये सब जीरो होना चाहिए। अब क्या सर डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 क्या है, मैं बताऊंगा। लेकिन ये चीज़ें इक्वल टू जीरो होता है सारे के सारे। नो सॉल्यूशन में क्या होता है? डेल्टा इक्वल टू जीरो बट एनी वन ऑफ दिज डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 इज नॉट जीरो। कोई एक भी जीरो ना हो, कोई एक भी डेल्टा जीरो हो जाए लेकिन कोई एक भी डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 जीरो ना हो, या तीनों जीरो ना हो, तो भी क्या आ जाएगा बताइए? ये नो सॉल्यूशन बनेंगे। ये ऑलरेडी आप जानते होंगे, अगर पढ़े होंगे डिटर्मिनेंट चैप्टर में। ये सब चीज़ें सीखनी पड़ती है, क्रेमर्स रूल पता होगा। तो इसी के रिकैप करके बताया हूँ कि इस तरह से होते हैं। अब क्या सर डेल्टा क्या है? तो अपने पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन है, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल है ना। इसमें डेल्टा कैसे लिखाता है? डेल्टा लिखाता है, एक डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट में क्या होता है? a1 b1 c1 लिखाते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3 होता है। ये डेल्टा बोलता है। डेल्टा 1 क्या होता है? डेल्टा वन के बारे में भी आइडिया होगा। ए भी डिटर्मिनेंट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है? फर्स्ट कॉलम जो होता है a1 a2 a3, इसको
हटा देते हैं, इसके जगह पर क्या लिखते हैं D1 D2 D3 लिखते हैं, D1 D2 D3 लिखते हैं। अब बाकी सबको रहने देते हैं, B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये ऑलरेडी पता होगा। डेल्टा टू क्या लिखे बताइए। सिमिलरली डेल्टा टू लिखने के लिए क्या करेंगे, ये जो यहाँ पर B1 B2 B3 है इसे हटा करके देखिए, ये अपने को डेल्टा टू लिखना है, अपने को क्या लिखना है डेल्टा टू लिखना है। डेल्टा टू लिखने के लिए क्या करेंगे, B1 B2 B3 को हटा देंगे, उसकी जगह पर D1 D2 जिस तरह से A1 A2 A3 को हटाया ना, उसकी जगह पर D1 D2 D3 उसी तरह B1 B2 B3 को हटा के D1 D2 D3 लिखेंगे, और इस बाकी सबको रिमेन रहने देंगे। A1 A2 A3 रह जाएगा, यहाँ पर D1 D2 D3 हो जाएगा, और C1 C2 C3 हो जाएगा। डेल्टा टू हो गया। डेल्टा थ्री कैसे लिखे, सिमिलरली डेल्टा थ्री में डिटर्मिनेंट ही होगा, डिटर्मिनेंट होगा लेकिन C1 C2 C3 हट जाएगा, उसके जगह पर D1 D2 D3 बाकी सबको रहने देंगे। डेल्टा की जगह पर A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ये सॉरी D1 D2 ना, D1 D2 D3, तो ये हो गया अपने पास डेल्टा। तो इसमें से क्या बोला है क्वेश्चन में, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन में तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन ही है ना। तो इसमें क्या है, इस तरह रहता है तो क्या होगा, अपने पास इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन कंडीशन दिया, तो डेल्टा जीरो होना चाहिए कंडीशन है, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों जीरो होना चाहिए। कोई ऐसा नहीं कि ये जीरो हो जाए, ये सब ना हो, तीनों के तीनों एक साथ जीरो होना चाहिए, मतलब सारे के सारे जीरो होना चाहिए। इसमें कि नो इसको तो देखना नहीं है, इसको भी देखना है, क्योंकि अपने पास में एटली मेनी सोल्यूशन के बारे में बोला है। तो पहले डेल्टा जीरो देख लेते हैं, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री देखने की जरूरत नहीं, यही है। अगर किसी एक भी कंडीशन से जो एम का वैल्यू आएगा वही सारे कंडीशन से आएंगे, ठीक है ना। तो इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन में डेल्टा क्या होगा, डेल्टा वन क्या होगा, डेल्टा टू क्या होगा, डेल्टा थ्री क्या होगा, डेल्टा फोर क्या होगा, वो देखते क्या होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसमें से इस इक्वेशन में डेल्टा क्या हो जाएगा बताइए, डेल्टा क्या होगा, वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, फोर हो जाएगा, वन हो जाएगा, फोर हो जाएगा, 10 हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कि जीरो आ रहा है कि नहीं। तो क्या करते हैं, अपने को पता है कि फर्स्ट ए ऑपरेशन कर लीजिए, R2 को R1 माइनस R2 कर लीजिए, या R2 माइनस R1 कर लीजिए, R3 को क्या कीजिए R3 माइनस R1 कीजिए। इससे क्या है, डिटर्मिनेंट का वैल्यू चेंज नहीं होता है, पता है ऑलरेडी। तो क्या करना है, जीरो हो जाएगा, वन हो जाएगा और थ्री हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, फोर माइनस वन थ्री हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब यहाँ से थ्री कॉमन कर सकते हैं, तो थ्री कॉमन कर लीजिए, क्या आ जाएगा, वन वन वन, जीरो वन थ्री और जीरो वन थ्री आ जाएगा। ये ऑलरेडी पता होगा कैसे किया। तो इसमें क्या है, दो रो सेम है, दो रो सेम है, तो 3 इंटू जीरो हो जाए। किसी भी डिटर्मिनेंट में दो रो सेम हो जाता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है डिटर्मिनेंट का, तो जीरो हो जाएगा। तो डेल्टा तो जीरो आ रहा है, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, तो इसमें डेल्टा जीरो आ रहा है। तो किसी एक भी कंडीशन भी यूज कर, डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री कोई भी यूज करके एम का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो किसी भी कंडीशन में वैल्यू सेम ही आएगा एम का। तो डेल्टा वन क्या होगा इसके लिए लिख लीजिए, डेल्टा वन क्या होता है, अभी जस्ट बताया, डिटर्मिनेंट लिख लेते हैं। अब फर्स्ट कॉलम जो होता है उसे हटा देते हैं, उसके जगह पर D1 D2 D3 लिखते थे। यहाँ पर D1 कितना है, वन एम स्क्वायर, D1 A D2 A D3 A, तो एम लिखते हैं, एम स्क्वायर लिखते हैं, बाकी सबको रहने देते हैं, तो 1 2 4 हो जाएगा, अब 1 4 10 हो जाएगा, यही है। अरे अपने पास क्या है, इसी डेल्टा वन जीरो होना चाहिए, है नहीं। इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के लिए अभी जस्ट बताए थे, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन के डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री जीरो होना चाहिए, तो इसी चीज़ का यूज करना है। तो इसी चीज़ का यूज करना है, तो डेल्टा वन जीरो होना चाहिए, या आप चाहिएगा तो क्या कह सकते हैं, डेल्टा टू जीरो, डेल्टा थ्री भी जीरो कर सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी कंडीशन यूज करके आप एम का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ डेल्टा वन इक्वल टू जीरो पुट किए। अब यहाँ से करते हैं इसको सोल्व करते हैं, डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, वन 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 और एम टू फोर, एम स्क्वायर 4 10 हो जाएगा, और इक्वल टू जीरो। इसको इसी को सोल्व कर लेते हैं। दैट मीन्स इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करते हैं, फर्स्ट रो के अबाउट एक्सपेंड कीजिए, तो कीजिएगा 20 माइनस 16 आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा, और 10m माइनस 4m स्क्वायर, फिर प्लस आ जाएगा और 1 हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4m माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब इसी को आगे की ओर करते हैं, तो यहाँ पर 20 माइनस 16 4 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 10m प्लस 4m स्क्वायर और प्लस 4m माइनस 2m स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अभी क्या करते हैं कि यहाँ 4m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 10m प्लस 4m कितना हो, सॉरी माइनस 6m हो जाएगा, अब प्लस 4 इक्वल टू जीरो। 2 कॉमन कर लीजिए, तो m स्क्वायर माइनस 3m और प्लस 2 इक्वल टू जीरो। ये तो जीरो नहीं है, तो ए जीरो होगा, सिर्फ ए जीरो होगा, ये तो जीरो नहीं होगा। तो m स्क्वायर माइनस 3m और प्लस 2 इक्वल टू जीरो। m को सोल्व कीजिए तो m इंटू एम माइनस 3 आ जाएगा, सॉरी रुक एम स्क्वायर इसे फैक्टराइज कर दिया, 2m माइनस एम प्लस 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब यहाँ पर कीजिएगा तो m माइनस 2 हो जाएगा, और माइनस 1 कॉमन कर लीजिए, m माइनस 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा, तो m माइनस 1 हो जाएगा, m माइनस 2 इक्वल टू जीरो, तो m बराबर 1 आ जाएगा, m बराबर 1 और 2 दोनों हो जाएगा। अभी जस्ट बताया था कुछ देर पहले
जो अल्फ़ा बीटा एम के कितने वैल्यू होंगे, जस्ट बताए थे एम के 2 वैल्यू हो सकते हैं, क्योंकि पहले ही लिखा है लेट अल्फ़ा कोमा बीटा अल्फ़ा नॉट इक्वल टू बीटा बी द वैल्यूज ऑफ एम फॉर बी द इक्वेशंस। तो ये 2 वैल्यू आ गया। आप कहिएगा सर डेल्टा 2 इक्वल टू 0 भी पुट करेंगे तो भी एम का वैल्यू आएगा। हाँ जी, डेल्टा 3 भी पुट कीजिएगा तो ये, हाँ जी ऐसे ही बनेगा। ठीक है, तो एम का वैल्यू यही आने वाला है। तो एम का वैल्यू कोई एक कंडीशन यूज कर लीजिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा कोई भी एक यूज करिए, आंसर लीजिए। ठीक है, तो इसमें से लिखते हैं एम इक्वल टू 1 2 आ गया। तो यहाँ पर अल्फा बराबर 1 ले लीजिए अब, और बीटा बराबर 2 ले लीजिए, कोई एक लीजिए। ऐसा नहीं है कि बीटा बराबर 1 बीटा बराबर 1 नहीं ले, कोई भी ले लीजिए। अल्फा इक्वल टू 1 बीटा इक्वल टू 2, लेकिन अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा ना। तो इस कंडीशन को ये तो ऑलरेडी सेटिस्फाई है ना, अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा। तो अल्फा बराबर 1 बीटा बराबर 2। अब जो पूछा है आगे की ओर पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को आगे पढ़िएगा। देन द वैल्यू ऑफ सिग्मा n इक्वल टू 1 से 10 है, n पावर अल्फा प्लस n पावर बीटा इज इक्वल टू वाट। क्या होने वाला है? इसी 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन होगा। तो सिंपल क्वेश्चन है। अब अल्फा तो निकल गया, तो ही करनी है। तो सिग्मा है, सिग्मा n इक्वल टू 1 से लेकर 10 तक है ए, और उसके बाद n पावर अल्फा प्लस n पावर बीटा इक्वल टू क्या होने वाला है? सिंपल है, सिग्मा को आता है n इक्वल टू 1 से 10 रहे, और प्लस में रहता है तो अलग अलग कर सकते हैं, तो अलग अलग कर लीजिए। ये ऑलरेडी पता होगा आप लोग को, 10 n पावर बीटा, और n पावर बीटा है तो एक यूज कर लीजिए यहाँ पर, ये लिखना है। तो n बराबर 1, 10 n पावर कितना लिखेगा बताइए? अल्फा की वैल्यू 1, तो 1 कर लिया, और n बराबर 1, 10 n स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको कीजिएगा, ये क्या है? फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम है, ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है। हाँ या नहीं, इसको बोल सकते हैं ना ऐसे, अगर लिखते हैं, अगर पता होगा। आर रहता है, आर बराबर 1 से लेके n तक रहता। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का सम ऐसे लिखते हैं 1 + 2 + 3 प्लस डॉट 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 n बराबर क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ये ऑलरेडी पता है आप लोग को। सिमिलरली फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम कितना होता है? n रहे, r स्क्वायर रहे तो 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस डॉट डॉट n स्क्वायर रहता है। इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। यही होता है ना, यही होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। ये ऑलरेडी हम लोग को पता है, बेसिक्स फार्मूले पता होना चाहिए। सिमिलरली ये क्या? फर्स्ट n नेचुरल नंबर, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का सम है, ये फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है। तो सेम फार्मूला लगेंगे। यहाँ पर क्या है? अभी फर्स्ट n नेचुरल नंबर रहता है तो n इंटू n प्लस 1, 10 है तो 10 इंटू 11/2, n प्लस 1 10 प्लस 1 हो जाएगा, अब प्लस हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब फर्स्ट n नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम रहता है n इंटू n प्लस 1, 2n प्लस 1/6। तो उसी चीज़ का यूज करेंगे तो 10 इंटू 11 इंटू 21/6 हो जाएगा, है नहीं? तो 2 5 जा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 3 जा 6 और 7, 2 3 जा 6 और 7 3 जा 21, और 2 5 जा इतना हो जाएगा, है नहीं? 2 5 जा 10। अब इसी को कीजिएगा, इसी को कीजिएगा, कहाँ पर है? इसी को आप और सॉल्यूशन कीजिएगा, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। तो यहाँ 5 कितना आ जाएगा? 55 आ जाएगा। अब प्लस 55 इंटू 5 इंटू 11, 55 इंटू 7 आ जाएगा। तो 55 कॉमन कर दीजिए, 7 प्लस 1 कर दीजिए, तो कितना है? 55 इंटू 8 हो जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिएगा तो 8 5 जा 40, 8 5 जा 4 यहाँ पर बचा था, 8 5 जा 40 या 44, तो 440 आ गया। ठीक है ना, 440 आ गया। तो इसका वैल्यू यही हो जाएगा। इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? देन इसी का वैल्यू निकालना था, इसको सोल्व करके, तो यही किया ना। इसमें से सिंपल है, बस यहाँ अल्फ़ा बीटा निकालने का कंडीशन मालूम होना चाहिए। इसके लिए अपने पास अल्फ़ा बीटा का वैल्यू अगर निकाल लिए तो क्वेश्चन आसान ही है, बाकी सिग्मा को तो एक्सपेंड करने आता ही होगा। तो इसका ऑप्शन क्या, जो ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था, है नहीं? ऐसा नहीं कोई बहुत टफ क्वेश्चन है, सिंपल है। बस इसका कंडीशन इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन का कंडीशन मालूम होना चाहिए, नो सॉल्यूशन का कंडीशन मालूम होना चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन का कंडीशन मालूम होना चाहिए। कि अगर मालूम है तो ठीक है, अदरवाइज तो ही है, नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी है, क्या पूछा यार, सब है डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स, सारे वही क्वेश्चन है पिछले। आई थिंक 6 क्वेश्चन में 1-2 क्वेश्चन डिटर्मिनेंट मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा ही, जो ऑलरेडी सोल्व कर चुके हैं ना। 9 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो उसमें से क्या है पता नहीं क्वेश्चन कैसा बनाया। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 12 देखते हैं। क्या बोला है? लेट ए इक्वल टू AIJ बी ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3 ऑर्डर का। ठीक है, एक मैट्रिक्स है और 3x3 ऑर्डर का। उसके बाद बोला है विद द AIJ स्क्वायर रूट ऑफ i प्लस जे। मतलब जो मैट्रिक्स बनेगा AIJ, इसमें से जो मैट्रिक्स है ए, इस मैट्रिक्स में AIJ एलिमेंट है, ith रो एंड jth कॉलम कॉरस्पॉन्डिंग है ना। तो इसका जो एलिमेंट दिया जाता है, कैसे दिया जाएगा एलिमेंट?
तो √2 पावर स्क्वायर रूट 2 पावर आई प्लस जे से दिया जाता है। क्वेश्चन आसान है, इसमें बस ये टर्म को समझना है। ये जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स कहाँ से बनता है? ये मैट्रिक्स का जो एलिमेंट रहेंगे तभी ना मैट्रिक्स में 3 × 3 है तो 9 एलिमेंट बनने चाहिए। तो उसका एलिमेंट कहाँ से आता है? एलिमेंट के लिए फार्मूला दिया है, ए आई जे बराबर क्या होता है? √2 पावर आई प्लस जे दिया है, इससे बनता है। दैट मीन्स कहने का मतलब है कि अपने पास 9 एलिमेंट है, तो 9 एलिमेंट बनने का तात्पर्य है तो A11 होना चाहिए, A12 होना चाहिए, A13 होना चाहिए, A21 होना चाहिए, A22 होना चाहिए, A23 होना चाहिए, A31 होना चाहिए, A32 होना चाहिए, A33 होना चाहिए। यही होगा ना, ये इतने सारे एलिमेंट होगा। अब इतने सारे एलिमेंट को कैसे निकालेंगे? A11 है तो 1 लिखिए, यहाँ पर √2 पावर कितना लिखिएगा? 1 + 1। डायरेक्ट मैट्रिक्स करके भी लिख सकते हैं, बस यहाँ समझाने के लिए इतना सारा लिखा हूँ। डायरेक्ट अगर एग्जाम में रहता तो डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, यहाँ से फार्मूला लिख लेते हैं डायरेक्ट एक बार में, ठीक है। तो ए लिखिएगा तो कितना? √2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर ये कितना आ जाएगा? √2 पावर 3 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। √2 पावर 4 आ जाएगा, फिर √2 पावर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा, फिर √2 पावर कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, करके देख लीजिएगा। √2 पावर 5 आ जाएगा, और क्या आ जाएगा? √2 पावर 4 आ जाएगा, √2 पावर 5 आ जाएगा, √2 पावर 6 आ जाएगा। यही होगा। अब मैट्रिक्स यही है, तो मैट्रिक्स में अपने को पता है कि एलिमेंट कैसे लिए? A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21 होता है, A22 होता है, A23 होता है, A31 होता है, A32 होता है, A33 होता है। ये ऑलरेडी पता है, तो अपने पास यही करनी है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ए मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। तो कैसे लिखेंगे? √2 पावर कितना हो जाएगा बताइए? 1 हो जाएगा, √2 पावर 2 हो जाएगा, √2 पावर 3 हो जाएगा, √2 पावर 4 हो जाएगा, फिर स्क्वायर √2 पावर कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, स्क्वायर √2 पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर √2 पावर 5 हो जाएगा, स्क्वायर √2 पावर 4 हो जाएगा, स्क्वायर √2 पावर 5 हो जाएगा, स्क्वायर √2 पावर 6 हो जाएगा। अब पता है कि किसी भी एलिमेंट कोई मैट्रिक्स रहता है, कोई मैट्रिक्स मान लीजिए, कोई मैट्रिक्स के है, के बी है, के सी है, के डी है, के ई है, के एफ है, के जी है, के एच है, के आई है। तो इसमें से के क्या है? कॉमन है सारे एलिमेंट में। तो के को बाहर करते तो सारे एलिमेंट से कॉमन बाहर हो जाता था, ABCDEFGHI बचते। ये ऑलरेडी पता होगा मैट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ क्या करते हैं, स्क्वायर √2 का स्क्वायर है जो क्या है? बाहर होनी चाहिए, तो बाहर कर लेते हैं, इसे आसानी होगा इसमें। तो इसको बाहर करने के बाद स्क्वायर √2 का स्क्वायर सब में बाहर होगा, तो इससे भी बाहर होगा, इससे भी बाहर होगा, इससे बाहर होगा, इससे भी बाहर होगा, इससे भी बाहर होगा, इससे भी बाहर होगा, इससे भी बाहर होगा। ऑलरेडी पता होगा ये सब चीज़। तो 1 हो जाएगा, तो स्क्वायर √2 हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा? स्क्वायर √2 का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या होने वाला? स्क्वायर √2 बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? स्क्वायर √2 का स्क्वायर बचेगा, स्क्वायर √2 पावर 3 बचेगा, स्क्वायर √2 पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, स्क्वायर √2 पावर 3 हो जाएगा, स्क्वायर √2 पावर 4 बचेगा। यही बचेगा। तो अपने पास ए जो मैट्रिक्स है स्क्वायर √2 का स्क्वायर ए आ गया ना। इस चीज़ को अब अपने पास रखना है, तो इसी मैट्रिक्स को अपने पास रखना है। अब जो पूछा है उसका आगे बढ़ते हैं। अपने पास यहाँ तक पढ़ने पर अपने पास इतना चीज़ क्या है, इतना इन्फॉर्मेशन आ गया। तो अब ए के बारे में पता हो गया, अब जो पूछा है बनाएंगे। इफ़ द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द थर्ड रो, इन द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर। तो अब अपने को क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए, तभी थर्ड रो के बारे में आइडिया निकाल सकते हैं। और अल्फ़ा प्लस बीटा √2 रहे, अल्फ़ा प्लस बीटा √2 रहे, जहाँ अल्फ़ा बीटा क्या है? इंटीजर्स होनी चाहिए, जेड तो पता है इंटीजर्स होता है। देन अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू व्हाट? सिंपल है। तो क्या करनी है, देखिए ए के बारे में आइडिया है अपने को ऑलरेडी। ए के बारे में निकालने तो अपने पास ए स्क्वायर लानी है, तो ए स्क्वायर कैसे लाएंगे? तब कहेगा ए स्क्वायर पूरा निकालनी पड़ेगी सर, नहीं। अपने को क्या किया है? सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर निकालेंगे, लेकिन ए स्क्वायर का कौन सा एलिमेंट लाने? तो ए स्क्वायर का सिर्फ थर्ड रो वाला एलिमेंट लाने, ए स्क्वायर का सिर्फ थर्ड रो वाला एलिमेंट लाने। तो अपने थर्ड रो के एलिमेंट कहाँ से आता है? किसी भी 3 × 3 मैट्रिक्स रहता है, तो इसके बारे में थोड़ा आइडिया ले लेते हैं, ठीक है। देखिए कोई मैट्रिक्स लेते हैं, समझ में आ जाएगा आपको। मान लीजिए A11 है, A12 है, A13 है, A21 है, A22 है, A23 है, A31 है। बस कंसेप्ट अगर क्लियर है ना तो क्वेश्चन आसानी हो, उसे बनाने में आसान होता है। फिर A11 है, इसे लीजिए B11 है, B12 है, B13 है, B21 है, B22 है, B23 है, B31 है, B32 है, B33 है ना। ये चीज़ें है, तो अपने पास इसको क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है। तो अपने को जब ए ऐसे मान लीजिए ए था, अरे ये A11 ही रहता, ए रहता, बी है, तो हमें ए बी का थर्ड रो चाहिए, ए बी का थर्ड रो चाहिए। तो थर्ड रो कहाँ से आता है? जैसे AIJ है, BIJ लिख सकते हैं ना। अपने को ए बी का थर्ड रो चाहिए, तो थर्ड रो कैसे आता है? बट थर्ड रो फर्स्ट रो कैसे बनता है? फर्स्ट रो के एलिमेंट कहाँ से आता है? ए एलिमेंट कहाँ से आता है? ए एलिमेंट कहाँ से आता है?
इसी तरीके से सेकेंड रो का इस एलिमेंट को कहाँ से आता है, इस एलिमेंट को कहाँ से आता है, इस एलिमेंट कहाँ से आता है, सिमिलरली इस तरह से कहाँ से आता है। तो फर्स्ट रो के लिए क्या करते हैं, फर्स्ट रो को इधर वाले लेते हैं, ये फर्स्ट मैट्रिक्स है ना, इसे मान लीजिए फर्स्ट में सेकेंड मैट्रिक्स है, तो फर्स्ट मैट्रिक्स का सारे इसके एलिमेंट को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ए एलिमेंट बनता है। दैट मीन्स कर सकते हैं ये जो एलिमेंट है ए आई जे और किससे मल्टीप्लाई करते हैं, बी आई जे से, तो ये फर्स्ट ये क्या बन जाता है बताइए, बी आई जे करते हैं। यहाँ पर क्या है, बी ए क्या है, बी आई जे, बी आई जे, तो यहाँ पर बी बन जे फर्स्ट, यहाँ पर देखिएगा समझिए, फर्स्ट एलिमेंट लाना है, यहाँ पर इस एलिमेंट को लाना है, तो इस एलिमेंट का लाने के लिए यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं इससे, तो यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो के फर्स्ट मैट्रिक्स के फर्स्ट रो और सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम, सेकेंड मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ए बी प्रोडक्ट, ए बी जो निकाल रहे हैं, ए बी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स है, ए बी है, तो इसका फर्स्ट एलिमेंट निकल के आता है। तो यहाँ पर से कर सकते हैं ए क्या है, ए आई वन, ए आई वन, इसमें से क्या लिख सकते हैं, ए कौन सा, ए आई सॉरी ए वन आई, ए वन जे, यहाँ पर क्या होगा इंटू बी, देख लीजिए बी आई जे, इस तरह बी आई वन, बी आई वन, तब अपने पास निकल के आएगा फर्स्ट एलिमेंट निकल के आता है ए वन वन, इस तरह से आता है ना, जो भी प्रोडक्ट वाले मैट्रिक्स निकल के आएंगे फर्स्ट एलिमेंट का। तो सिमिलरली अगर ये थर्ड रो निकालना है अपने को, थर्ड रो निकालने के लिए क्या कीजिएगा, थर्ड रो वाले फर्स्ट मैट्रिक्स का एलिमेंट लेंगे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट निकलेगा, सिमिलरली यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट निकलेगा, सिमिलरली यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला एलिमेंट निकलेगा, तो इस तरह से करेंगे और अपने को निकालना है। तो क्या लिखा है, ए मैट्रिक्स क्या है, तो ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं और उसके बाद ए स्क्वायर का थर्ड रो निकालने का कोशिश करते हैं। देखिए ए वाला ए मैट्रिक्स क्या है, वन है, स्क्वायर रूट टू है, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर है और स्क्वायर रूट टू है, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट टू पावर थ्री है और स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट टू पावर थ्री है, स्क्वायर रूट टू पावर फोर है, और अपने पास इसको भी छोड़ना नहीं है, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर है, ए निकल गया। तो अपने पास करना क्या, ए स्क्वायर का थर्ड रो निकालना, तो ए स्क्वायर का थर्ड रो निकालिएगा तो ए इंटू ए कीजिएगा, ए स्क्वायर तो ही होता है ना, ए स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, तो इस तरह से लिख सकते हैं स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर और ए लिखेंगे एक बार, स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर और रूट टू पावर थ्री। इतना करने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको पता होगा तो सिंपल एक बार में ही कर लेते, डायरेक्ट यहाँ सोचते और कर देते। तो देखते हैं रूट टू का स्क्वायर, रूट टू पावर थ्री, रूट टू पावर फोर, और फिर क्या है रूट टू का स्क्वायर और सिम ए मैट्रिक्स लिखिएगा, वन रूट टू का स्क्वायर, रूट टू पावर स्क्वायर और रूट टू पावर थ्री, फिर क्या रूट टू पावर स्क्वायर, रूट टू पावर थ्री, रूट टू पावर फोर, ये लिखिएगा, यही होगा। तो यहाँ पर तो ये तो रह जाएगा, ये तो रहेगा रूट टू पावर स्क्वायर इंटू रूट टू पावर स्क्वायर, और थर्ड रो तो लाना पड़ेगा ना, ए वाला एलिमेंट लाना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अल्टीमेटली तो प्रोडक्ट होगा ही। तो ए वाला एलिमेंट कैसे आएगा, इसका एलिमेंट और इसका एलिमेंट प्रोडक्ट करेंगे तो ए एलिमेंट निकल गएगा, फिर इसका एलिमेंट निकालेंगे तो इसका एलिमेंट आएगा, फिर इससे प्रोडक्ट करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग तो एलिमेंट आएगा। तो पहले इसका निकाल लेते, फिर इसका निकाल लेते, फिर इसका निकाल लेते हैं, उसके बाद देखते क्या आता है। तो इसका फर्स्ट वाले एलिमेंट, इस एलिमेंट को निकालते हैं, इस एलिमेंट को कैसे निकालेंगे देखिए, तो रूट टू का स्क्वायर है तो रूट टू का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्या करना है इसको कॉरस्पॉन्डिंग कीजिए, तो रूट टू पावर थ्री है इंटू रूट टू पावर कितना कीजिएगा, रूट टू पावर वन है तो रूट टू पावर थ्री इंटू रूट टू हो जाएगा, फिर प्लस आएगा स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर रूट टू पावर फोर है ना, तो फिर इससे मल्टीप्लाई कीजिए स्क्वायर रूट टू पावर फोर इंटू स्क्वायर रूट टू पावर कितना आएगा टू, ये आ गया कॉरस्पॉन्डिंग आ गया, फर्स्ट एलिमेंट ए एलिमेंट बन गया अपने पास, फर्स्ट एलिमेंट बन गया। फिर सिमिलरली इस एलिमेंट को कहाँ से लाएंगे, तो इस एलिमेंट को भी ऐसे ही करें, इसके एलिमेंट को इसके कॉरस्पॉन्डिंग मल्टीप्लाई कर दें तो रूट टू का स्क्वायर है रूट टू हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस है प्लस होगा ना, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो रूट टू पावर थ्री इंटू रूट टू पावर टू हो जाएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट टू पावर फोर आ जाएगा इंटू रूट टू पावर थ्री आ जाएगा, ठीक है। तो ये एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट बनेगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई थर्ड एलिमेंट बनेगा, तो यही करते हैं। तो रूट टू पावर टू इंटू रूट टू पावर टू है, देख लीजिए रूट टू पावर टू है तो रूट टू पावर टू हो जाएगा, देख लीजिए, फिर प्लस हो जाएगा, फिर रूट टू पावर थ्री या रूट टू पावर थ्री हो जाएगा, तो रूट टू पावर थ्री इंटू रूट टू स्क्वायर रूट टू पावर थ्री, फिर ये आ जाएगा रूट टू स्क्वायर रूट टू पावर फोर, पॉजिटिव स्क्वायर रूट टू पावर फोर,
स्क्वायर रूट टू पावर 4 इंटू स्क्वायर रूट टू पावर 4 है नहीं, ये आ गया ना। तो अब इसको क्या करना है, इसको सब में अलग इसको निकालना, इस एलिमेंट का आ जाएगा। तो कैसे आएगा देखिए, क्या लिखिएगा, √2 तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर स्क्वायर रूट टू पावर 3 या स्क्वायर रूट टू पावर 1 तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट टू पावर 3 और स्क्वायर रूट टू पावर 1 तो 3 + 1 4 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट टू पावर 4 तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 पावर 2 तो 4 आ जाएगा। फिर सिमिलरली कितना आ जाएगा देखिए, स्क्वायर रूट टू पावर 4 स्क्वायर रूट टू पावर 2 तो स्क्वायर रूट टू पावर 6 हो जाएगा, और इसको 6 की जगह कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट टू पावर 6 है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पावर 3 तो √2 पावर 3 लिखे कितना आ जाएगा 8, तो ये आ गया। तो इसके जगह पर जो एलिमेंट आएगा 8 आएगा, थर्ड रो का जो एलिमेंट है फर्स्ट कॉलम में, तो एलिमेंट कितना आ जाएगा 8। फिर इसका कितना आएगा, इसको भी देखते हैं। तो इसका लिखिएगा तो स्क्वायर रूट टू पावर 2 स्क्वायर रूट 2 लिखिएगा, तो इसमें कितना आ जाएगा, ये तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर तो 2 आ जाएगा, ये 2 तो 2 √2 आ जाएगा। फिर प्लस आएगा, फिर इसको लिखिएगा स्क्वायर रूट टू पावर 3 स्क्वायर रूट टू पावर 2 आ जाएगा, और 2 2 4 आ जाएगा, 4 √2 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 4 √2, करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो यही हो जाएगा। तो 3 2 2 4, हाँ 4 √2 आ जाएगा। फिर यहाँ का स्क्वायर रूट टू पावर 4 स्क्वायर रूट टू पावर 3 तो स्क्वायर रूट टू पावर 6 इंटू 2 तो 6 अभी निकाले थे, 8 √2 आ जाएगा, ये आ गया। फिर सिमिलरली इसमें क्या किया, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट टू पावर 4 आ जाएगा, स्क्वायर रूट टू पावर 4 ही होगा। फिर सिमिलरली स्क्वायर रूट टू पावर 3 स्क्वायर रूट टू पावर 3 8 हो जाएगा। फिर कीजिएगा स्क्वायर रूट टू पावर 4 स्क्वायर रूट टू पावर 4 तो स्क्वायर रूट टू पावर 8 हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट टू पावर 8 को कितना लिख सकते हैं, 2 पावर 4 तो 16 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 16 हो जाएगा। तो इसमें कितना आ जाएगा, 8 4 12 और 12 2 14, 8 4 12 12 2 14 14 √2 हो जाएगा ए एलिमेंट। इसमें कितना आ गया, 16 8 24 24 और 4 28 एलिमेंट 28 आ गया। तो ये तो साथ में रहेगा, ये तो हटेगा नहीं ना, तो इसको भी कर लेते मल्टीप्लाई, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर कीजिए तो 2, इसको भी कीजिए 2 तो दैट मीन्स 4 आ जाएगा। तो अपने पास जो मैट्रिक्स बनेगा ए स्क्वायर का, इस तरह से देखिए, एक पेज और लेते हैं तो और सही होगा। ठीक है, यहाँ पर जो बचेगा तो अपने पास ए स्क्वायर का जो मैट्रिक्स आएगा इस तरह से आएगा, 4 इंटू कोई एलिमेंट आएगा, इस तरह से एलिमेंट बनेंगे। फिर ए बचने अपने को थर्ड रो ही चाहिए, तो थर्ड रो वाला ही देखना, 8 और 14 √2 और 28 कहाँ से आया ऑलरेडी देख चुका हूँ। और इसमें से ए स्क्वायर का एलिमेंट आया, अब इसको तो मल्टीप्लाई होगा तो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि पता है ना कि किसी भी स्केलर को किसी भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करे तो प्रत्येक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 4 को इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, इससे भी मल्टीप्लाई, इससे भी, इससे सारे से। तो ये सब तो अपने की ज़रूरत नहीं है, ये सब एलिमेंट को अपने को सिर्फ 8 इंटू 4 करना है, और 14 2 इंटू 4 करना, और 28 इंटू 4 करना, यही करना। तो अपने को क्या चाहिए था, क्वेश्चन में क्या पूछा था देख लीजिए। क्वेश्चन में पूछा था थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, तो थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, तो थर्ड रो तो यही होगा, इसी को अपने थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर चाहिए। और क्या चाहिए था, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर, तो सम करना है, इसको सम कर देते हैं। उसके बाद क्या आता है, अल्फा प्लस बीटा √2 के फॉर्म में आएगा, तो करके देखते हैं पहले। तो 8 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 32, फिर 14 इंटू 4 तो 56 √2 हो जाएगा, और फिर क्या 28 इंटू 4 कितना 112 हो जाएगा। तो अब इसको क्या करना, ऐड कर दीजिए, तो ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 4 4 और फिर 56 √2 आ जाएगा, है नहीं। ठीक है ना, ठीक है। सही है, कहीं गलत तो नहीं है ना, रुकिए 1 मिनट देखते हैं। √2 आ गया, सही है। 8 4 जा 2, ये सही है ना, रुकिए, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर किया था बाहर, तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट 2 को स्क्वायर को बाहर किए थे, तो स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर बाहर किया तो 2 आ जाएगा, तो 2 इंटू 2 4 आ जाएगा, तो 4। और यहाँ पर कितना, अरे यार यही तो गलत हो गया ना, यहाँ पर 4 2 आया था 4, 8 4 कितना होता है 12 होता है, और 12 14 होता है, 8 4 14 हो जाएगा, सॉरी ये गलत है, ये 14 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ 14 हो जाएगा जी, 14 हो जाएगा। यहाँ पर कैलकुलेशन गलत है, यहाँ पर 14 हो जाएगा, 14 × 2 हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और ये 16 है, ये तो बाकी सब सही है। 16 8 24 और 24 8 28। अब ठीक है, तो इसमें से क्या कीजिएगा, 14 × 4 कितना हो जाएगा, 56 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन मिस्टेक है, तो ये अब ठीक है ना। तो अपने पास एक कर लीजिए, तो 8 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, और 5x 6 हो जाएगा, तो 168 हो गया। तो अपने पास ये आ गया। तो दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब देखिए, यहाँ जो बोला था क्वेश्चन, क्या बोला था, सम ऑफ ऑल द एलिमेंट इन द थर्ड रो ऑफ ए स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा रूट 2। अल्फा बीटा क्या है, बिलोंग्स टू इंटीजर्स, देन अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब है कि जब ए स्क्वायर का थर्ड रो का सम हम किए सारे एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, इस एलिमेंट का, तो अपने पास 168 प्लस 56 रूट 2 आया। तो ये इस किस फॉर्म पर है, अल्फा प्लस बीटा रूट 2 के फॉर्म में होना चाहिए। यही लिखा ना, अल्फा प्लस बीटा रूट 2 के फॉर्म में। दैट मीन्स इसको आइडेंटिटी है, तो अल्फा इक्वल टू 168 लिख सकता है, बीटा इक्वल टू क्या लिख सकता है, 56। अपने को अल्फा प्लस बीटा ही चाहिए, तो इसको कर दीजिए 168 प्लस 56 ऐड कीजिए, तो 864 हो जाएगा, और 6 5 7 5 12 और 224 आ गया। इसका मतलब जो ऑप्शंस होंगे 224 हो जाएगा, या 280 नहीं, ये तो नहीं होगा, 224 ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन आसान था, कैलकुलेशन भी आसान थे। अपने को जो इतना सारा चीज़ समझाने के लिए बताया, उतना करने की ज़रूरत नहीं। आप अगर एग्जाम में बनाते तो डायरेक्ट ए लिखते, और यहाँ से पता है कि फर्स्ट एलिमेंट कैसे निकालना, तो A11 होता है, A12 होता है, A13 डायरेक्ट यहाँ से लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 पावर 3 लिखते हैं, स्क्वायर रूट 2 पावर 4, इस तरह से यहाँ से ही कर लेते हैं। इसमें से कॉमन कर लेते थे, ए निकल जाता है यहाँ से। अब फिर अपने को ए स्क्वायर चाहिए था, तो ए स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते थे, यहाँ से करते थे, यहाँ से निकलते, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 1.5 मिनट काफ़ी थे इसके लिए। तो कुछ प्रॉब्लम नंबर 12 में क्या होता है, 4th ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। कैसे आए, ऑलरेडी के सोल्यूशन देख चुके हैं, और क्वेश्चन इजी था, ठीक है। देखिए एक क्वेश्चन 3D से 13 नंबर क्वेश्चन है, ऑलरेडी 12 क्वेश्चन देखे, तो ये 13 नंबर क्वेश्चन 3D से है। और उस क्वेश्चन में देखिएगा कि इस क्वेश्चन में लेट पी वी फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 1,2,2 ऑन द लाइन जो है x - 1/1 इक्वल टू y + 1/-1 इक्वल टू z - 2/2, ठीक है ना। तो यहाँ तक देखते हैं, पहले इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करते हैं। पहले डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद देखते हैं। एल क्या है, एक लाइन है, ठीक है। इस लाइन के इक्वेशन दिया है, क्या दिया है, x - 1/1 y + 1/-1 और z - 2/2, ये दे दिया है। एक पॉइंट है 1,2,2, इससे क्या गया है, परपेंडिकुलर खींचा गया है इस लाइन एल पर, ठीक है। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर खींचा गया है 1,2,2 पॉइंट है, 1,2,2 से पॉइंट पी है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर को पी बोला है। किसी पॉइंट को पहले निकालते हैं, आगे एक और पढ़ेंगे क्वेश्चन को, पहले इसको बनाते हैं, ठीक है ना। जो 3D में इस तरह से क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, आप पूरा क्वेश्चन पढ़िएगा फिर निकालिएगा, उस सीक्वेंस वाइज बना रहता है 3D वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो पी पॉइंट निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे, तो पहले क्या करते हैं, पी पॉइंट को जनरल पॉइंट की तरह ट्रीट करते हैं। अब ये जनरल पॉइंट क्या बनेगा सर, तो हमें कोई एक लाइन दिया हुआ रहता है, इस लाइन पर जनरल पॉइंट निकालने रहते हैं, तो क्या करते हैं, जो लाइन दिया हुआ है उसे इक्वल टू आर मान लेते हैं। अब आर मानिएगा तो ई जनरल एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, r+1 आ जाएगा। ये ऑलरेडी पता होगा, y इक्वल टू -r-1 होता है, और z इक्वल टू 2r+2 हो जाएगा। पहले इसके इक्वल टू कीजिएगा तो x का वैल्यू, फिर इससे इक्वल टू कीजिएगा तो y का वैल्यू, इससे इक्वल टू कीजिएगा तो z का वैल्यू निकल जाएगा, है नहीं। जब एक कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा जनरल पॉइंट, यहाँ पर r+1 आ जाएगा, और -r-1 आ जाएगा, एक आएगा 2r+2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ए जो आएगा आपके पास ठीक है, तो ए जनरल पॉइंट पी बन जाएंगे। तो अपने पास ये पॉइंट मालूम हो गया, और हमें पता है कि किसी भी लाइन अगर दिया रहे, लाइन की इक्वेशन दिया रहे, उस लाइन में ये जो पॉइंट होते हैं -1 और ये जो पॉइंट होते हैं, ये क्या होता है, पासिंग पॉइंट होते हैं, और ये जो होता है डायरेक्शन रेशियो होता है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो लाइन है एल, इसका डायरेक्शन रेशियो कितना हो जाएगा, 1, -1, और 2 हो जाएगा, हाँ है नहीं, यही होगा ना। तो ये जो पॉइंट हो जाएंगे, ये पॉइंट क्या हो जाएगा
ये जो पॉइंट हो जाए, ये जो है डायरेक्शन रेशियो बनेंगे, और ये जो पॉइंट है ये ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तब क्या करना है कि हमें क्या दिया, एक जो लाइन ए है, ये जो लाइन बनेगा, ये जो लाइन के बीच ये जो एंगल है 90 डिग्री है, तो हम इस कंडीशन का यूज करेंगे। हमें पता है कि अगर कोई दो लाइन है, इसका डायरेक्शन रेशियो A1 है, B1 है, C1 है, और इसका डायरेक्शन रेशियो A2 है, B2 है, C2 है, तो हमें क्या पता है कि दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है और इसका डायरेक्शन रेशियो दिया रहे, तो उसका कंडीशन होता है A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0 होता है नहीं। एक कंडीशन ऑलरेडी पता है हम लोग को, ठीक है, तो इसी कंडीशन का यूज करेंगे। तो हमें पता है कि इसका डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी दिया है 1,-1,2, है नहीं, लेकिन हमें इसका डायरेक्शन रेशियो नहीं मालूम है, तो हम क्या करेंगे, इसका डायरेक्शन रेशियो निकाल लेंगे। डायरेक्शन रेशियो कैसे निकालेंगे, तो अभी बताते हैं। जस्ट देखिए, यहाँ पर कोई एक लाइन दिया हो रहा था, लाइन पर दो पॉइंट मालूम होते हैं। मान लीजिए कि सपोज डेट x1, y1, z1 मालूम हो पॉइंट, एक पॉइंट अदर पॉइंट है x2, y2, z2 रहे, तो इसका डायरेक्शन रेशियो जो होता है x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ये आता है डायरेक्शन रेशियो। सिमिलरली क्या करना है, दो पॉइंट मालूम है इस लाइन पर, तो दो पॉइंट से हम क्या करेंगे, डायरेक्शन रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, r+1 है तो क्या करते हैं, r+1 माइनस बंद कर r आ जाएगा, फिर r -1 -2 कीजिएगा तो -r - 3 आ जाएगा, और 2r+2 और 2 है तो 2r+2 -2 कीजिएगा तो 2r आ जाएगा। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये जो लाइन है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो आ गया। इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो ऑलरेडी हमें मालूम है, तो हम क्या करना है, इस लाइन और इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो मालूम हो गया, और दोनों लाइन के बीच का जो एंगल है, या दोनों लाइन क्या कर रहा है, जो इंटरसेक्ट कर रहा है वो 90 डिग्री पर कर रहा है, तो हम कर सकते हैं कि इस कंडीशन का यूज कर सकते हैं। दो लाइन परपेंडिकुलर हो म्यूचुअली, तो हम ये दोनों एक कंडीशन क्या हो जाएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इक्वल टू 0, तो ये दोनों को इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो कैसे आएगा, इसका डायरेक्शन रेशियो इसका क्या r/1 हो जाएगा, फिर क्या करना -r - 3 इंटू -1 हो जाएगा, और फिर क्या कीजिएगा 2r+2 कीजिएगा, 2r+2 इक्वल टू 0 हो जाएगा, है नहीं। इस कंडीशन की यूज कीजिएगा तो r हो जाएगा, और यहाँ पर r+3 हो जाएगा, प्लस 2r+2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा 4r, सॉरी ये कितना इंटू है ना, 2r इंटू 2 4r है, तो 4 यहाँ कितना आ जाएगा 2r+3 प्लस 4r इक्वल टू 0, तो 6r+3 इक्वल टू 0, r इक्वल टू -1/2 हो जाएगा, है नहीं। ये r का वैल्यू निकल गया। जब अपने को r का वैल्यू निकल तो पॉइंट p भी मालूम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, पॉइंट p हम लिख सकते हैं, पॉइंट p हो जाएगा, पॉइंट p क्या होगा, तो r का वैल्यू -1/2 रखिए, -1/2 तो कितना आ जाएगा, -1/2 रखिएगा तो 1/2 कितना हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ रखिएगा तो -1/2 तो +1/2 माइनस था, -1/2 आ जाएगा। फिर यहाँ -1/2 का -1/2 2 कैसे -1 + 2 तो 1 आ जाएगा। तो अपने पास ये मालूम हो गया पॉइंट पी क्या होगा, पॉइंट पी क्या हो जाएगा, पॉइंट पी हो जाएगा 1/2 -1/2 1। तो पॉइंट में पी मालूम हो गया। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, हमें जो चाहिए वो मिल गया। हमें क्या चाहिए था, लेट पी भी फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लिए। फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालने का एक तरीका भी हो गया, और जनरली देखते क्वेश्चन इस तरह से ही पूछे जाते थे। पी मालूम हो गया, जब पी मालूम हो गया तो आगे की ओर बढ़ते हैं। और उसके बाद दिया है लेट द लाइन आर वेक्टर है, आर वेक्टर इक्वल टू -i + j - 2k प्लस लैम्डा i - j + k लैम्डा बिलोंग्स टू आर। ये जो लाइन है एक अनदर लाइन लिया दिया, ये जो लाइन है एक किस फॉर्म में, ये जो लाइन है किस फॉर्म में, ये लाइन जो है वेक्टर फॉर्म में, और इंटरसेक्ट कहाँ कर, इंटरसेक्ट द लाइन एल लाइन दिया हुआ है ना। ए लाइन कौन सा था, ए लाइन था ना एल, इसी लाइन को एक और लाइन है जो क्यू पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इसी लाइन को मान लीजिए सपोज इसी को एक्सटेंड कीजिएगा आगे, जब एक्सटेंड कीजिएगा तो कहीं ना कहीं कट करेगा क्यू पॉइंट पर। इस जो लाइन दिया हुआ ये अनदर लाइन है आर वेक्टर इक्वल टू इस वेक्टर फॉर्म में, तो इसको मान लीजिए तो L1 मान लीजिए, ये अनदर लाइन है L1 और L को इंटरसेक्ट कर रहा है क्यू पॉइंट पर। इसी क्यू पॉइंट को निकालनी है। कहेगा सर क्यों निकालनी है, क्योंकि अपने को पूछा गया 2 × PQ का होल स्क्वायर। दैट मीन्स P तो मालूम है लेकिन Q पॉइंट मालूम नहीं है। दैट मीन्स वी हैव टू फाइंड पॉइंट Q। देन पॉइंट Q निकालना है, तो पॉइंट Q कौन सा है, L1 और L लाइन का इंटरसेक्शन पॉइंट है। L1 लाइन ऑलरेडी वेक्टर फॉर्म में दिया हुआ है, तो हमें पता है कि पहले इसको देख लेते हैं। ठीक है, पहले क्या देखते हैं, कोई लाइन अगर वेक्टर फॉर्म में दिया रहता है, मान लीजिए x1i + y1j प्लस z1k ये दिया रहता है, और प्लस लैम्डा इंटू
A1i प्लस A2j प्लस A3k इस तरह से दिया रहता है वेक्टर फॉर्म में। तो ये जो पॉइंट होता है पासिंग पॉइंट होते हैं जिसके द्वारा स्ट्रेट लाइन पास कर रहा है, और ये जो दिया हुआ रहता है ये क्या रहता है, पैरेलल वेक्टर रहते हैं, ठीक है, डायरेक्शन रेशियो रहते हैं उस लाइन का। तो कहेगा सर कैसे, तो ऐसे ले लीजिए x1 y1 z1, और ये जो पॉइंट ए जो है ए से पैरेलल है, पैरेलल टू दिस लाइन, तो इसे A1 B1 C1, इसका मतलब है कि डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन इज दिस एंड द पॉइंट थ्रू विच स्ट्रेट लाइन इज पासिंग इज x1 y1 z1। तो हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली ये जो लाइन है ये लाइन -1 इसे लिख सकते हैं -1 -2 से पास कर रहा है, और डायरेक्शन रेशियो इज 1 -1 1 बोल सकते हैं। ये जो इससे डायरेक्शन रेशियो है, तो सिमिलरली ये जो लाइन है इस लाइन को पासिंग, तो हमें पता है कि ये जो लाइन है L1 लाइन है कहाँ से पास कर रहा है, L1 लाइन कहाँ से पास कर रहा है, अभी जस्ट बताए थे ना, L1 लाइन कहाँ से पास कर रहा है, -1 1 -2, लिख सकते हैं -1 1 -2 है नहीं, यहाँ से पास कर रहा है, और इसका डायरेक्शन रेशियो कितना है इस लाइन का, सॉरी इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है 1 -1 1, तो हम लिख सकते हैं इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो 1 -1 1 हो गया यहाँ तक। तो L1 लाइन के बारे में अपने को आइडिया हो गया, ये जो लाइन है कहाँ से, वेक्टर फॉर्म से हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी लाइन को। तो L1 है तो ये L1 लाइन कहाँ से पास कर -1 -2 एंड इट्स डायरेक्शन रेशियो इज 1 -1 1। और हमें पता है कि कोई लाइन दिया रहा है और पास कर रहा है x1 y1 z1 पॉइंट से, और इसका डायरेक्शन रेशियो ABC रहे, तो इसको किस तरह से रिप्रेजेंट करता है सिमेट्रिकल फॉर्म में, जस्ट सिमेट्रिकल फॉर्म दिस फॉर्म इज सिमेट्रिकल फॉर्म। तो कैसे यूज करते हैं, x - x1 by a, y - y1 by b, z - z1 by c, इस तरह से यूज करते हैं। तो हम यहाँ पर बोल सकते हैं ये जो लाइन है यहाँ से पास कर रहा है तो इसका सिमेट्रिकल फॉर्म क्या लिख सकते हैं, x -1 तो x + 1 बाई कितना हो जाएगा, डायरेक्शन रेशियो 1 बाई -1 बाई -1 z + 2 बाई 1। तो हम लिख सकते हैं इस तरह से, है नहीं, x + 1 बाई 1 = y - 1 बाई -1 z = z + 2 बाई 1। तो हमें L1 लाइन का इक्वेशन मालूम हो गया, L लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी मालूम है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही निकल जाएगा। तो नेक्स्ट पेज लेते हैं और इसको सोल्व करने का कोशिश करते हैं। तो यहाँ आगे की ओर प्रोसीड करते हैं। तो हमें क्या करना है, L लाइन मालूम है, L1 लाइन भी मालूम हो गया। तो L लाइन की इक्वेशन क्या है, L लाइन का इक्वेशन ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है, x - 1 y1 y + 1 y + 1 y -1 और z - 2 by 2 मालूम है। अब L1 लाइन अभी जस्ट फाइंड आउट किए हैं, कैसे किए हैं, x + 1 y 1 लिख लीजिए यहाँ पर, x + 1 y 1, फिर क्या है y - 1 y -1 और z + 2 by 2, z + 2 by 1 है, सॉरी z + 2 by 1। तो हमें मालूम हो गया दो लाइन, L लाइन और L1 लाइन मालूम हो गया। एक लाइन क्या हो गया, x - 1 y 1 = y + 1 y -1 z - 2 by 2, x + 1 y 1 = y - 1 y -1 z z + 2 by 1। तो हम क्या करते हैं, एक जनरल पॉइंट इस पर ले लेते हैं, और इस जनरल पॉइंट को सेटिस्फाई करेगा दोनों पॉइंट। तो क्या करते हैं, इससे कैसे लेंगे जनरल पॉइंट, जस्ट बताए थे। तो L लाइन पर जनरल पॉइंट ऑलरेडी ले चुके हैं, हम क्या करेंगे, इसी लाइन पर जनरल पॉइंट ले लेते हैं। तो कैसे लेंगे, तो r + 1 जस्ट लिए थे ना कुछ देर पहले, और -r - 1 लिए थे, और 2r + 2 लिए थे, ऑलरेडी देख चुके। अब ये जो लाइन है ये जो पॉइंट है इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, तो क्या करते, सेटिस्फाई करा देते। तो क्या करेंगे, r + 1 by 1 by 1, फिर लिखेंगे -r - 1 -r by -1, और फिर क्या करेंगे 2r by 2 + 2 by 1। अब ये करते हैं, अब ये दोनों सेम हो जाएगा, तो हम सिर्फ ये दोनों इक्वेशन की इक्वल कर देते हैं और r का वैल्यू निकाल लेते हैं, और पुट कर देंगे तो क्यू पॉइंट निकल जाएगा, ठीक है ना। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्यू। तो वही करनी है, इसको इस तरह से आगे की ओर बढ़िए। तो इसमें से ये दोनों की इक्वल कर लीजिए, तो r + 2y 1 हो जाएगा, और 2r + 4y कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। अब दोनों की इक्वेट कीजिए तो r + 2y 2r + 4 हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा r कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा ना, r = -2 हो जाएगा, है नहीं, सही है ना। 2r + 2 2r + 2 यहाँ से -1 से दोनों इक्वल हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ तो कोई परेशानी नहीं। तो आर का वैल्यू कितना आ गया -2, आर का वैल्यू -2 आ गया। तो आर का वैल्यू -2 आ गया तो यहाँ पुट कर देते हैं। तो आर का वैल्यू जब -2 रखेगा तो -1 आ जाएगा, -2 रखेगा तो 1 आ जाएगा, और यहाँ -2 रखेगा तो 0 रखेगा। तो एक का -1 आ जाएगा, एक 1 आ जाएगा, एक 0 आ गया, एक मालूम हो गया अपने को। क्यू पॉइंट मालूम हो गया, क्या लिखेगा -1 1 0। अब पी पॉइंट ऑलरेडी निकाल चुके हैं प्रीवियसली। पी पॉइंट 1/2 -1/2 और 1 आ गया। तो यहाँ 1/2 आ गया और -1/2 आ गया और 1 आ गया, ऑलरेडी मालूम हो गया। सॉरी, यहाँ पर -2 है ना, ये -2 है। अब यहाँ पर -2 रखिएगा तो -4 आ जाएगा, -4 + 2, -4 + 2 कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आई थिंक यहाँ पर -1 नहीं हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -2 होगा जी, यहाँ पर -2 होगा। ठीक है, तो ये हो गया, -2 हो गया, यहाँ पर -2 हो जाएगा। तो देख लीजिए, अरे यहाँ से निकाल लीजिए ना, -2 + 1 और यहाँ -2 तो 2 और -1, यहाँ लिखेगा -4 और +2, तो ये आ जाएगा, -2 आ जाएगा। तो क्यू पॉइंट निकल गया। तो अपने को क्या चाहिए था, निकालना क्या है अपने को, जो निकालना है 2 × PQ का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2 × PQ का होल स्क्वायर का वैल्यू निकालना। तो कैसे निकालेंगे, पहले PQ निकाल लेते। तो PQ कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि 2 पॉइंट अगर मालूम रहे किसी ए लाइन सेगमेंट पर, 2 पॉइंट मालूम रहे x1, y1, z1 और x2, y2, z2, उस लाइन सेगमेंट मान लीजिए PQ है या AB है, PQ का स्क्वायर निकालना। तो क्या कर सकते हैं, x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल। सिमिलरली वैसे ही करेंगे कि 2 × PQ स्क्वायर निकालेंगे, क्योंकि पता है कि हमें इस पॉइंट P मालूम है, Q मालूम है कि P कितना है, -1, -1, -2 है, सॉरी Q है ना। अब P कितना है, P कितना है 1/2, -1/2, 1, ये मालूम है ऑलरेडी। तो इसी का यूज करेंगे और अपने पास निकाल। तो 2 × PQ का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, 2 × PQ है तो क्या करना, ऐसा कीजिए 1/2 अब +1 का स्क्वायर और -1/2 और -1 का स्क्वायर, फिर क्या करना है -2 -1 का स्क्वायर, यही करनी। तो 2 × 2 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9/4 आ जाएगा। ए भी कितना आ जाएगा, 9/4 हो जाएगा। ए भी कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो 9 बाहर कर लीजिए, 9 बाहर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 1/4 + 1/4 + 1 आ जाएगा, और इंटू 2 तो रहेगा ही। अब 2 × 9 हो गया। अब इसको कीजिएगा तो 4 आ गया, 1 + 1 + 4 हो जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कीजिए, 2 × 9 × 6/4 आ जाएगा। 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो 27 आ गया। तो हम बोल सकते 2 × PQ का होल स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा, 27 आ गया। क्वेश्चन ही एक तरह का कैलकुलेशन है, इसमें एक कंसेप्ट के साथ साथ दो कंसेप्ट पूछे हैं, और बेसिकली लाइन का पूरा हम लोग को क्या किया है, रिवीजन करा दिया है इस क्वेश्चन के थ्रू। तो हमें लगता है कि सीख गए होंगे किस तरह से सोल्व करना। 2 लाइन दिया रहा, 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना रहता है तो कैसे निकालते हैं, किसी वेक्टर फॉर्म में रहता है तो उसको सिमेट्रिकल फॉर्म में किस तरह कन्वर्ट करना है, ऑलरेडी ये देख चुके हैं। और एक पॉइंट ऑफ फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं ये भी देख चुके हैं। तो बहुत सारे कंसेप्ट इसमें सीखने को मिला होगा आप लोग को, और हमें लगा सीख लिए होंगे। और 3 क्वेश्चन सोल्व किए ना, है नहीं, 3 क्वेश्चन सोल्व किया है। एक मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन सोल्व किया, ये जो क्वेश्चन था 12 नंबर क्वेश्चन मैट्रिक्स वाला, और एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट वाला। तो ठीक ही है, अच्छा से सीखने को मिला होगा। थैंक यू।